हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द फोटोसिंथेसिस, अफेक्टिंग टू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को बाह्य कारक और आंतरिक कारक दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बाह्य कारक में पहले अपन एक थोड़ा सा इनकी हेडिंग्स देख लें। बाह्य कारक और आंतरिक कारक, तो अपन पहले इनको देख लें। एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे कौन कौन से बेटा? लाइट टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं किसको? फोटोसिंथेसिस को। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन आएंगे? क्लोरोफिल कंटेंट्स, है ना? क्लोरोफिल कंटेंट्स। दूसरे कौन से हो जाएंगे? दूसरे प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन, प्रोटोप्लाज्म। तीसरा क्या हो जाएगा? थर्ड है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोर्थ जो है वो केमिकल्स हो जाएंगे, है ना? केमिकल्स। ये जो है ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस को इंटरनल फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर ये दोनों प्रकार के फैक्टर्स जो हैं आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं किससे? एक्सटर्नल फैक्टर से। तो एक्सटर्नल फैक्टर में पहला क्या है बेटा? पहला है लाइट। तो लाइट जो है, लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, प्रकाश ये तीन प्रकार से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। यह तीन प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है ना? प्रभावित करती है। ठीक है, तीन प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है या फोटोसिंथेसिस को लाइट जो है वो तीन प्रकार से प्रभावित करती है। कौन कौन से हैं तीन प्रकार? नंबर एक है, पहला क्या है? फर्स्ट है लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता कैसे प्रभावित करती है? कि लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। कम तीव्रता के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त प्रकाश
2500 से 3000, 2500 से 3000 फुट कैंडला, है ना, 3000 फुट कैंडला की लाइट, फुट कैंडला की लाइट आवश्यक होती है ना, आवश्यक होती है। 2500 से 3000 फुट कैंडला तक की लाइट जो है आवश्यक होती है। ऑप्टिमम जो लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है 2500 से 3000 फुट कैंडला तक की लाइट होती है। नेक्स्ट इसी में अपन देखें कि फोटोसिंथेसिस जो है 11 बजे से 3 बजे तक, 11 AM से, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे से शाम को, फोटोसिंथेसिस सुबह 11 से 3 PM, है ना, 3 PM तक मैक्सिमम पीक पर होती है, मैक्सिमम पीक पर होती है। फोटोसिंथेसिस सुबह 11 से 3 PM तक मैक्सिमम पीक में होती है, ठीक है ना, मतलब क्लाइमैक्स में होती है। और जब यह मैक्सिमम पीक में होती है तो रेस्पायरेशन से 10 गुना अधिक होती है। और इस समय, इसी में आगे लिख दीजिए कि और इस समय यह श्वसन से, इस समय यह रेस्पायरेशन से कितनी होती है, 10 टाइम, यानी कि 10 गुना, 10 टाइम अधिक होती है ना, अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि रेस्पायरेशन जो है वो 24 घंटे लगभग समान रेट से चलता है, क्योंकि इस श्वसन जो है, यानी रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन 24 घंटे, यानी कि पूरा दिन और रात, है ना, 24 घंटे लगभग समान दर से होता है। तो फोटोसिंथेसिस सुबह 11 से 3 PM तक मैक्सिमम पीक पर होती है, और इस समय रेस्पायरेशन से ये 10 गुना ज्यादा होती है, 10 टाइम मोर होती है, क्योंकि रेस्पायरेशन लगभग 24 घंटे बराबर रेट पे चलता है ना। यदि अधिक तेज लाइट है, यदि प्रकाश जो है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो उसमें क्या होता है कि सोलराइजेशन उत्पन्न होता है, सोलराइजेशन, है ना, अधिक तेज प्रकाश मतलब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अधिक तेज प्रकाश, सोलराइजेशन उत्पन्न करता है। सोलराइजेशन क्या है, तेज लाइट में क्लोरोफिल का जलना जो है वो क्या कहलाता है, सोलराइजेशन। अधिक तेज लाइट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जलने लगते हैं या नष्ट होने लगते हैं, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं सोलराइजेशन, ठीक है। तेज प्रकाश में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नष्ट होना क्या कहलाता है, सोलराइजेशन कहलाता है, सोलराइजेशन कहलाता है, सोलराइजेशन कहलाता है। तेज लाइट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना, क्या कहलाता है, सोलराइजेशन कहलाता है। तो अधिक तेज लाइट क्या उत्पन्न करती है बेटा, सोलराइजेशन उत्पन्न करती है। और अंततः क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अंततः फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर जो है किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट जो है उसको आप क्या कहते हो, फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर। तो ज्यादा समय तक यदि सोलराइजेशन होगा तो फोटोसिंथेटिक ऑपरेटर्स नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन एक और नोट कर लें कि सुबह और शाम को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन एक समान होती है ना। सुबह और शाम को रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, है ना, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन दोनों लगभग समान होते हैं, है ना,
दोनों लगभग दोनों लगभग समान होते हैं, दोनों लगभग समान होते हैं। ठीक है, दोनों लगभग समान होते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों लगभग समान होते हैं। लेकिन दोपहर में क्या होता है कि दोनों थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। C3 प्लांट में क्या होता है कि जब ज्यादा तेज प्रकाश होता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा बढ़ जाती है। फोटोसिंथेसिस तो बढ़ती ही है 10 गुना ज्यादा, लेकिन उस समय पर थोड़ा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई दर को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो तेज प्रकाश में जब रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन तेज प्रकाश में क्या होता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई दर को अपन क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस बढ़ी हुई दर को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस बढ़ी हुई दर को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस बढ़ी हुई दर को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटेंसिटी जो है, उसकी प्रकाश की जो तीव्रता है, वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइट, है ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे? दूसरा सेकंड है क्वालिटी ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की गुणवत्ता। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि सनलाइट में सबसे तेज फोटोसिंथेसिस होती है। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? सनलाइट में, है ना। सनलाइट में सबसे तेज फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, सनलाइट में सबसे तेज फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। इसके बाद किसमें होती है? यदि सिंगल कलर की लाइट दी जाए, एक कलर की यदि लाइट दी जाए तो किसमें होती है? रेड लाइट में। यदि सिंगल कलर की लाइट दी जाए, है ना, सिंगल कलर की लाइट दी जाए तो क्या होगा? किसमें होती है? रेड लाइट में अधिकतम फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद किसमें होती है? द ब्लू लाइट। इसके बाद ब्लू लाइट में, और फिर उसके बाद किसमें होती है? रेड लाइट में मैक्सिमम होती है, ब्लू लाइट में उसके बाद होती है उससे कम, और ग्रीन लाइट में क्या होती है? लीस्ट होती है, सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होती, ग्रीन लीफ के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, इसलिए ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, सनलाइट में सबसे अधिक होती है। उसके बाद यदि सिंगल कलर की लाइट दी जाए तो क्या होती है? रेड लाइट में होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में होती है, और उसके बाद क्या है? ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो सनलाइट, आपको ऑप्शन लिखा मिल सकता है किसका? सनलाइट मिले, है ना, सनलाइट, और देन रेड लाइट, फिर ब्लू लाइट, फिर ग्रीन लाइट। ठीक है, ये ग्रीन लाइट, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। और सनलाइट चूंकि ये क्या है? एक्चुअल में व्हाइट लाइट है, इसको व्हाइट लाइट अपन मानते हैं, ये कलर्ड लाइट नहीं मानते हैं। यदि कलर्ड लाइट में पूछे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कलर्ड लाइट में यदि पूछा जाए तो रेड लाइट में, फिर इसके बाद ब्लू लाइट में, फिर इसके बाद ग्रीन लाइट में होता है। लेकिन जनरल यदि पूछे और सनलाइट लिखा हुआ है तो सनलाइट में सबसे ज्यादा होती है, फिर रेड लाइट में होती है, फिर ब्लू लाइट में, और फिर ग्रीन लाइट में होती है। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन जो है ब्लू वायलेट लाइट का होता है। यहां पे नोट करके आप लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन सी लाइट का होता है? सबसे अधिक ब्लू वायलेट, है ना, सबसे अधिक ब्लू वायलेट लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लू लाइट का अवशोषण होता है, इसके बाद ब्लू लाइट का, है ना, ब्लू लाइट का अवशोषण होता है, और फिर इसके बाद किसका होता है? इसके बाद देन रेड लाइट का, है ना, रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रेड लाइट इनमें से
कम वो अवशोषित होती है। रेड लाइट का अवशोषण क्या है कम मात्रा में होता है। ब्लू वायलेट लाइट सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित होती है, उसके बाद ब्लू लाइट अवशोषित होती है और उसके बाद रेड लाइट जो है वो कम मात्रा में अवशोषित होती है। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है किसमें होती है अधिक? रेड लाइट में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रेड लाइट कितने म्यूएम की होनी चाहिए? 655 म्यूएम के आसपास होनी चाहिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रेड लाइट कैसी होनी चाहिए? रेड लाइट जो है वो 655 म्यूएम की होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए 655 म्यूएम की लाइट होनी चाहिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरा देखें है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना। लाइट जो है 3 फोल्ड में क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। नंबर 1 कौन सा था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा क्या था? क्वालिटी ऑफ लाइट। और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। प्रकाश की अवधि जो है, प्रकाश की अवधि से फोटोसिंथेसिस या तो प्रभावित नहीं होती या बहुत कम प्रभावित होती है। प्रकाश की अवधि जो है फोटोसिंथेसिस को या तो प्रभावित नहीं करती या तो प्रभावित नहीं करती अथवा बहुत कम प्रभाव डालती है, अथवा बहुत कम प्रभाव डालती है। फोटोसिंथेसिस पर या तो प्रभाव नहीं डालती या बहुत कम प्रभाव इसका पड़ता है। मतलब सामान्यतया कितने हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 10 से 12 घंटे की प्रकाश अवधि में होती है। 10 से 12 घंटे की प्रकाश अवधि में होती है, ठीक है ना, इतनी होती है। पर आप यदि रात को 655 म्यूएम से अधिक वेवलेंथ की लाइट दे दीजिए तो रात में फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी, और यदि दिन में लाइट ना मिले पौधे को तो भी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। मतलब जब भी आप उसको उतने रेंज की लाइट दे देंगे तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी। उससे मतलब ये नहीं है कि दिन है कि रात है, ठीक है ना। तो जो सूर्य से प्रकाश आता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए वो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है। रात को उतनी लाइट नहीं मिलती है। लेकिन यदि आप आर्टिफिशियल लाइट रात को दे दें उतने इंटेंसिटी की तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्यूरेशन का क्या है कि बहुत प्रभाव फोटोसिंथेसिस पर नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये क्या है? लाइट है जो कि 3 प्रकार से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा फैक्टर। क्या हमने देखा था? दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर, तापक्रम, ठीक है। तापक्रम जो है वो पौधे जो है एक निश्चित तापक्रम में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। पौधे एक निश्चित ताप पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधे एक निश्चित ताप पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधों के लिए उपयुक्त तापक्रम सामान्यतः फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त तापक्रम 10 से कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक सामान्यतः फोटोसिंथेसिस के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है, ठीक है। लेकिन जो थर्मल एल्गी वो 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस करती हैं। 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसी तरह से जो जीरोफाइट प्लांट है 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। थर्मल एल्गी 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और जीरोफाइट प्लांट जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। सामान्यतया 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है
वो मेनली स्टार्ट हो जाती है 10 डिग्री सेल्सियस से। 10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस से फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है। 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती जाती है, डबल होती जाती है। और इसी में और थोड़ा जोड़ दीजिएगा, और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती जाती है, डबल होती जाती है, दुगनी होती जाती है। दुगनी यानी कि डबल, है ना, डबल होती जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी होती जाती है, डबल होती जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक कहते हैं, ठीक है, तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तापमान गुणांक को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तापमान गुणांक को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और इसे Q10 इक्वल टू 2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। Q10 इक्वल टू 2 से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है कि 10 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है और 35 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ती रहती है, ठीक है। और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितनी हो जाती है, डबल होती जाती है। इस घटना को तापमान गुणांक कहते हैं, और तापमान गुणांक मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और इसे जो है Q10 इक्वल टू 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q10 क्या है, Q10 जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। Q10 इक्वल टू क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो टेम्परेचर है वो प्रभावित करता है किसको, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन, एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता, है ना, सांद्रता, एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 0.03% होती है ना, 0.03% होती है। इसका यदि 15 से 20 गुना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, इस सांद्रता का 15 से 20 गुना यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो क्या होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाती है। इससे 15 से 20 गुना CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता क्या हो जाए, सांद्रता बढ़ जाए। तो बढ़ जाए का मतलब क्या है, सांद्रता बढ़ जाए मतलब कितनी हो जाए, 0.6% तक हो जाए, 0.6% तक हो जाए। बढ़ जाए मतलब 0.6% तक हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बढ़ती है ना, बढ़ती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। लेकिन यदि 0.9% से अधिक हो जाती है, 0.9% से अधिक हो जाती है, लेकिन 0.9 की सीमा से अधिक हो जाती है, 9 की सीमा से अधिक हो जाती है, तो यह पौधों के लिए हानिकारक होती है। तो यह पौधों के लिए क्या हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है। इस लाइन को क्लियर कर लीजिएगा, है ना, कि 15 से 20 गुना यदि CO2 की सांद्रता मतलब 0.3% से अधिक हो जाती है, कितनी, 15 से 20 गुना बढ़ जाती है, मतलब कि 0.6% तक बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है ना। लेकिन यदि
9% से अधिक हो जाए, 9% की सीमा को यानी लिमिट को अधिक हो जाए तो पौधों के लिए फिर ये क्या हो जाती है, जहरीली हो जाती है। ठीक है, आजकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट पर मिलियन का, पार्ट पर मिलियन का। तो वातावरण में इसी को चाहे ऐसे लिखें या अपन ये लिखें कि वातावरण में यानी कि एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता वर्तमान में कितनी है, एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 270 ppm से 270 से 330 ppm तक होती है। ठीक है, यदि आप परसेंटेज में कहिए तो ये है 0.03%। यदि ppm में पूछा जाए तो कितनी होती है, पार्ट पर मिलियन कितनी होती है, 270 से 330 ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन तक होती है। ठीक है, जो मीजोफाइट प्लांट है वो 1000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीजोफाइट प्लांट जो है वो 1000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं, 1000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने ppm तक, 1000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं वो 11000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हाइड्रोफाइट प्लांट 11000 ppm तक 11000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। 11000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीजोफाइट प्लांट 1000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो हाइड्रोफाइट प्लांट हैं वो 11000 ppm तक फोटोसिंथेसिस करते हैं। CO2 की सांद्रता यदि 1000 ppm तक है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और CO2 की सांद्रता हाइड्रोफाइट में 11000 ppm तक है तब भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, CO2 की सांद्रता। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर, है ना। तो अगला है वाटर। पानी जो है वो क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को हाइड्रेट करता है ना, प्रोटोप्लाज्म को हाइड्रेट करता है। पानी प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, हाइड्रेट करता है, मतलब उसमें मिक्स हो जाता है ना, हाइड्रेट। पानी प्रोटोप्लाज्म को हाइड्रेट करता है और इससे स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं। ठीक है, और स्टोमेटा की रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, टर्जिड हो जाती है। पानी प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है, हाइड्रेट करता है, उसके अंदर जाता है और जिससे क्या हो जाती है, गार्ड सेल जो है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है। और स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ओपन होते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होने लगेगी, शुरू हो जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज होता है ना, और गैसियस एक्सचेंज होता है। अर्थात क्या हो जाता है बेटा, अर्थात CO2 अंदर आती है, CO2 अंदर आती है और O2 जो है बाहर जाती है ना, बाहर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब गैसियस एक्सचेंज होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। जब पानी जो है स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल पिचक जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। तो वाटर जो है वो क्या है, इस तरह से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला नंबर जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन की सांद्रता एटमॉस्फेयर में O2 की सांद्रता, एटमॉस्फेयर में O2 की सांद्रता कितनी होती है बेटा, 21% है, 21% है ना। आप वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी है, 21% है। इससे अधिक सांद्रता होने पर
अधिक सांद्रता होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगती है? घटती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वातावरण में O2 की सांद्रता 21% है, इससे अधिक सांद्रता होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? घटती है ना। दिन में जो रेस्पायरेशन होता है वो रात के रेस्पायरेशन की तुलना में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता उस समय पर बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो फोटोसिंथेसिस अधिक होने के कारण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अधिक होने के कारण रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि सामान्य रेस्पायरेशन की तुलना में दिन में रेस्पायरेशन की दर बढ़ जाती है। दिन में रेस्पायरेशन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, इस बढ़ी हुई दर को फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। इस बढ़ी हुई दर को बढ़ जाती है, इस बढ़ी हुई दर को फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। इस बढ़ी हुई दर को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन जो है ये कब होता है? फोटो रेस्पायरेशन नेक्स्ट इसमें ले लेंगे कि फोटो रेस्पायरेशन जो है, फोटो रेस्पायरेशन कब होता है? हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई टेम्परेचर एंड हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर होता है ना, पर होता है। जो फोटो रेस्पायरेशन है वो अधिक तीव्रता के प्रकाश में, अधिक टेम्परेचर पर और अधिक ऑक्सीजन की सांद्रता में होता है फोटो रेस्पायरेशन। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि ऑक्सीजन की सांद्रता 21% से अधिक बढ़ने लगती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? फोटो रेस्पायरेशन होता है। फोटो रेस्पायरेशन किसमें होता है? नेक्स्ट एक और लिख लीजिएगा कि यह फोटो रेस्पायरेशन किसमें होता है? किन प्लांट में? C3 प्लांट्स में होता है ना। C3 प्लांट्स में होता है। फोटो रेस्पायरेशन किसमें होता है? C3 प्लांट्स में होता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से ये हो गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट फैक्टर अपन क्या देखेंगे? पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, प्रदूषक, यानी कि प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, मतलब वह पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? पॉल्यूटेंट्स जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स फोटोसिंथेसिस की क्षमता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्षमता को कम कर देते। एयर पॉल्यूटेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस की क्षमता को कम कर देते हैं। स्मोक यानी धुआं वगैरह जो है ना, स्मोक में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सनलाइट से क्रिया करके पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाते हैं। पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको आप शॉर्ट में पान कहते हैं, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और स्मोक यानी कि ओजोन, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड स्मोक जैसे क्या है? ओजोन है ना, ओजोन का निर्माण करते हैं, जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम कर देते हैं या घटा देते हैं या उसे रोक देते हैं, है ना। जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को घटा देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, इसी को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन, है ना, हिल रिएक्शन। ठीक है, हिल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन जिसको कहते हो,
क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन को रोक देता है। तो जब लाइट रिएक्शन रुक जाएगी तो क्या होगा बेटा, जब लाइट रिएक्शन रुकती है तो इसमें एटीपी और NADPH2 नहीं बनते, तो क्या होगा, तो एटीपी एंड NADPH2 का निर्माण नहीं होता। ठीक है, लाइट रिएक्शन रुक जाएगी तो क्या होगा, एटीपी और NADPH2 नहीं बनेंगे, और जब एटीपी और NADPH2 नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन के लिए ये जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एटीपी और NADPH2 कहाँ यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में, है ना, तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन भी नहीं होती है ना, ये नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, पान जो है, ये पान एक तरह का स्मोक है, और वो क्या कर देता है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन को रोक देता है, जिससे एटीपी और NADPH2 नहीं बनते, और जब ये नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद इसी में पॉल्यूटेंट्स में एक आप लिख लीजिए कि हर्बिसाइड, पतवारनाशी जिनको आप कहते हो, तो दो हर्बिसाइड्स हैं, DCMU और CMU, DCMU और CMU। ठीक है, DCMU कहते हैं डाइफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइफिनाइल यूरिया, और CMU को क्या कहते हैं, फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। ठीक है, फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया DCMU को कहते हैं, और CMU को कहते हैं फिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। ठीक है, तो ये दोनों हर्बिसाइड्स क्या करते हैं कि लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, ये दोनों हर्बिसाइड जो हैं, यहां मैं लिख देता हूं, यह दोनों हर्बिसाइड फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS को रोक देते हैं। तो जब ETS रुक जाएगा तो फिर वही बात आएगी कि एटीपी और NADPH2 नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है कि लाइट रिएक्शन ही रुक जाती है, और यहाँ क्या होता है कि लाइट रिएक्शन तो चलती रहती है पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो एटीपी और NADPH2 यहाँ भी नहीं बनते, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इनका जो भोजन नहीं बनता, फिर पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फिर पौधे धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। अपन ने क्या क्या पढ़ा, लाइट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, और क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन पढ़ा, वाटर पढ़ा, पॉल्यूटेंट्स पढ़ा। इसके बाद अपने को पढ़ना है इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं, यह निम्न है ना, यह निम्न है। नंबर 1 पहला है क्या, क्लोरोफिल कंटेंट्स। 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा 1 घंटे में फिक्स की गई CO2 की मात्रा, 1 घंटे में फिक्स की गई CO2 की मात्रा, 1 घंटे में फिक्स की गई CO2 की मात्रा क्या कहलाती है, फोटोसिंथेटिक नंबर, अथवा इसी को एसिमिलेटरी नंबर पर कहते हैं। 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा 1 घंटे में फिक्स की गई CO2 की मात्रा फोटोसिंथेटिक नंबर अथवा एसिमिलेटरी नंबर कहलाती है। फिक्स की गई CO2 की मात्रा क्या है, मतलब ये किसमें फिक्स की गई है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित, है ना। ये किसमें हो गई है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित
परिवर्तित कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित की गई मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है कि एक ही स्पीशीज के सभी पौधों में एक ही स्पीशीज के सभी पौधों में एसिमिलेटरी नंबर सेम होती है, एक जैसी सेम होती है। एसिमिलेटरी नंबर जो है वो एक ही स्पीशीज के सभी पौधों में एक समान होती है। ठीक है, वैरायगेटेड लीफ मतलब ऐसी लीफ जिनमें कहीं कहीं पर क्लोरोफिल है, कहीं कहीं पर क्लोरोफिल नहीं है। तो जो वैरायगेटेड लीफ होती हैं उनमें एसिमिलेटरी नंबर ग्रीन लीफ की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, वैरायगेटेड लीफ में एसिमिलेटरी नंबर ग्रीन लीफ की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है। वैरायगेटेड लीफ क्या है? वैरायगेटेड लीफ में कहीं कहीं पर क्या है, क्लोरोफिल होता है और कहीं कहीं पर क्लोरोफिल नहीं होता है ना। तो जहां क्लोरोफिल नहीं होता है वो क्या होता है, उस जगह के जो मिनरल और अदर सब्सटेंस हैं वो उस स्थान पे चले जाते हैं जहां की क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमिलेटरी नंबर जो है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये क्लोरोफिल कंटेंट है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन, है ना, प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन। प्रोटोप्लाज्म के हाइड्रेशन में या पानी में कमी होने पर हाइड्रेशन में कमी होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, घटती है। प्रोटोप्लाज्म के हाइड्रेशन में कमी होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटती है ना। और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में कुछ टाइम फैक्टर्स पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में कुछ क्या पाए जाते हैं बेटा, टाइम फैक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये टाइम फैक्टर्स क्या करते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं। जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। क्या होते हैं, कुछ टाइम फैक्टर्स पाए जाते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और यह फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। और यह जो है फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में यदि हाइड्रेशन में कमी है, पानी घटता है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगी। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में कुछ टाइम फैक्टर्स पाए जाते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट नंबर है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगला नंबर क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, यदि वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस अपने आप ही रुक जाती है। ठीक है, यदि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए चाहे फूड कहिए, फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की मात्रा अधिक हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। यदि क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। अगला नंबर क्या है बेटा, अगला है केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स जैसे साइनाइड, आयोडो एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को रोक देते हैं। केमिकल्स जैसे साइनाइड, आयोडो एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, H2S और क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं। हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपन देख लें कि कौन कौन से हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपन देख लें, जैसे लॉ
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक है, ब्लैकमैन 1905 में दिया था ब्लैकमैन ने 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। इसका कहना यह है कि यदि कोई क्रिया एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा संचालित होती है तो वह क्रिया उस फैक्टर से कंट्रोल होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। इसने क्या कहा था? ब्लैकमैन ने क्या कहा था कि यदि कोई क्रिया एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा संचालित होती है तो वह क्रिया उस फैक्टर से नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। तो ब्लैकमैन का कहना क्या है कि इसने बताया कि वह क्रिया एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा संचालित होती है। इसने बताया कि वह क्रिया जो एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा संचालित होती है तो वह उस फैक्टर से नियंत्रित होती है। वह उस फैक्टर से नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है, जो सबसे कम मात्रा में होता है, सबसे कम मात्रा में होता है। ठीक है, वह क्रिया जो एक से अधिक फैक्टर्स के द्वारा संचालित होती है तो वह उस फैक्टर से नियंत्रित होती है जो सबसे कम मात्रा में होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 की मात्रा, जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 की मात्रा। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में CO2 रहती है और यदि CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो उसका कहना यह है कि जो सबसे कम मात्रा में जो फैक्टर है वो क्या करता है? उस क्रिया को नियंत्रित करता है। इसी तरह से सूखे की स्थिति में इसी प्रकार से सूखे की स्थिति में पानी क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है ना, लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, सूखे की स्थिति में पानी जो है वो क्या है? सूखे की स्थिति में पानी लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि वहां पानी बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका लिमिटिंग फैक्टर जो है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया है? ब्लैकमैन ने दिया है। इसी तरह से 3 कार्डिनल पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ 3 कार्डिनल पॉइंट, एक आपको और टर्म जानना है, प्रिंसिपल ऑफ 3 कार्डिनल पॉइंट। 3 कार्डिनल पॉइंट इसको दिया है सैक्स ने। ठीक है, SACHS, सैक्स 1880 में, सैक्स ने इसे 1880 में दिया है। सैक्स ने इसे 1880 में दिया। प्रिंसिपल ऑफ 3 कार्डिनल पॉइंट किसने दिया है? सैक्स ने। कब दिया है? 1880 में। इसने बताया कि कोई भी फैक्टर जो है वो 3 प्रकार से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। इसने बताया कि कोई भी फैक्टर फोटोसिंथेसिस को 3 प्रकार से प्रभावित करता है। 3 प्रकार से प्रभावित करता है ना, 3 प्रकार से प्रभावित करता है। कोई भी फैक्टर फोटोसिंथेसिस को 3 प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। मिनिमम यदि आप टेम्परेचर के लिए अप्लाई करते हैं, इन्होंने प्रभावित करता है, जैसे टेम्परेचर के लिए, है ना, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर के लिए 3 प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, उपयुक्त टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है, अधिकतम टेम्परेचर हो सकता है। तो मिनिमम टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या है? ऑप्टिमम में क्या होगा कि अधिकतम फोटोसिंथेसिस होती है, अधिकतम फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, और इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो कोई भी फैक्टर है
मतलब जैसे टेम्परेचर के लिए अप्लाई करें तो 3 कार्डिनल पॉइंट है। इसके लिए क्या है, 3 कार्डिनल पॉइंट है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। मिनिमम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑप्टिमम जो उपयुक्त टेम्परेचर है उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस अधिकतम होती है, और मैक्सिमम यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ 3 कार्डिनल पॉइंट सैक्स ने दिया है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया है, ब्लैकमैन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक देख लीजिए कि वह पौधे जिन्हें कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है उनको कहते हैं सियोफाइट। वह पौधे जिन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए कम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें सियोफाइट कहते हैं। वह पौधे जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, वह पौधे जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है सियोफाइट कहलाते हैं। सियोफाइट कहलाते हैं। वह पौधे जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं, सियोफाइट, यानी छायाधारी पौधे, है ना, छायाधारी पौधे कहलाते हैं ना, छायाधारी पौधे हैं वो, सियोफाइट है। और वह पौधे जिन्हें उपयुक्त फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए अधिक तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिन्हें उपयुक्त फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है, अधिक तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइट प्लांट कहलाते हैं। वह पौधे जिन्हें कम तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए सियोफाइट कहलाते हैं, और वह पौधे जिन्हें अधिक तीव्रता के प्रकाश की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या कहलाते हैं, हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक, आज का टॉपिक समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।